हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज के मेंस करंट अफेयर्स सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स और मेंस करंट अफेयर्स दोनों के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है या न्यूज़ में क्यों चर्चा में है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? क्योंकि अभी अभी सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया है किसका सेटिंग अप ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन to monetize surplus land and building assets of central public sector enterprises and other agencies linked to the government। यानी कि गवर्नमेंट से लिंक्ड अगर कोई भी एजेंसी है, अथॉरिटी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, तो इनकी जो भी सरप्लस लैंड है, कोई एसेट्स हैं, उनको मोनेटाइज करने के लिए ये जो है कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया है। अब हम डिटेल्स में जाएंगे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एसेट मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्योंकि उसके बिना नहीं तो आप ये एनएलएमसी जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। देखिए, हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोगों का किसी का घर है चंडीगढ़ में, ठीक है, और चंडीगढ़ में वो घर खाली पड़ा हुआ है। ये घर क्या है? होम क्या होता है? एक एसेट होता है जहां से कि आपको रेवेन्यू आ सकता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको हो सकता है। लेकिन अभी आपको कोई भी रेवेन्यू वहां से नहीं आ रहा है, ना ही आपने रेंट पर उसको दे रखा है, ना ही आप उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो आपका ये जो एसेट है ये अंडर यूटिलाइज्ड है या फिर अनयूटिलाइज्ड है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि यहां से मुझे रेवेन्यू आना चाहिए, है ना, पैसा आना चाहिए, मेरा एसेट बेकार पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए आपने उसको किसी को रेंट पर दे दिया, तो उससे क्या होगा कि वहां से पैसा आएगा। तो इस प्रोसेस को कि आपने अपने एसेट जो कि अंडर यूटिलाइज्ड या फिर अनयूटिलाइज्ड था, उससे आपने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया, तो इसी को कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम इनटू कैश। In the context of monetization of public assets, it means the process of creating new sources of revenue for the government and its entities by unlocking the economic value of unutilized और underutilized public assets, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। तो ऐसी गवर्नमेंट और उसकी एंटिटीज के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। कुछ होते हैं कोर एसेट्स और कुछ होते हैं नॉन कोर एसेट्स। कोर एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस करने के लिए एसेंशियल हैं, जैसे रेल, रोड, एयरपोर्ट्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है? कोर एसेट्स है। नॉन कोर एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि कोई आपकी जमीन पड़ी हुई है कहीं पर, कोई बिल्डिंग है, लैंड पार्सल है, तो ये सब क्या है? नॉन कोर एसेट्स हैं। तो नीति आयोग ने क्लासीफाई किया है कोर एसेट्स को और नॉन कोर एसेट्स को। तो सो फार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैव रेफर्ड 3400 acres of land and other non-core assets for monetization। तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि MTNL, BSNL, B&R, BML, HMT, इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने अभी तक 3400 एकड़ 3400 एकर्स ऑफ लैंड एंड अदर नॉन कोर एसेट्स को गवर्नमेंट को रेफर किया है कि आप इन नॉन कोर एसेट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं हमारी तरफ से। तो इसलिए सरकार ने एक एंटिटी बनाई है जिसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जो कि इन एसेट्स को मोनेटाइज करने वाली है। तो अब आपने समझ लिया कि एसेट मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब एनएलएमसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने वाला है? ये होली ओन्ड सब्सिडरी होगी गवर्नमेंट की, यानी कि पूरी की पूरी जो शेयर होल्डिंग है इसकी, वो किसके पास होगी? वो गवर्नमेंट के पास होगी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगी। तो इट विल बी अ होनली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो इसके जो बोर्ड मेंबर्स होंगे उसमें कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से अपॉइंट किए जाएंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन जो बोर्ड का चेयरमैन होगा और नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होंगे, वो एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड विल कंप्राइज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एमिनेंट एक्सपर्ट्स, while the chairman and non-government directors will be appointed through a merit-based selection process। अगर आप फंड्स की बात करें तो इसकी इनिशियल जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो कितनी है? 5000 करोड़ की, और पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 150 करोड़ की। तो इसके पास फंड्स का आप समझ सकते हैं कितने फंड्स इसके पास हैं।
क्या फंक्शन होने वाले हैं? सबसे पहला फंक्शन क्या होगा कि जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, उन्होंने जो भी एसेट्स रेफर किए हैं इसको, उनको मोनेटाइज करना। तो ये उनको ओन करेगी, होल्ड करेगी, मैनेज करेगी, मोनेटाइज करेगी। यानी कि एक बार जब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने या किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने इसको कोई एसेट जो है रेफर कर दिया, तो उसके बाद सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एनएलएमसी की होगी। सारा मैनेजमेंट यही करेगी कि रेंट पे देना है, सेल आउट करना है, किस तरह से हम मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस एसेट मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की होगी। तो पहला फंक्शन है मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। सेकंड इज एडवाइज एंड सपोर्ट। किसको एडवाइज एंड सपोर्ट करेगा? ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेगा कि कौन से एसेट्स हैं आपके पास जिनको कि मोनेटाइज किया जा सकता है ना। बहुत सारे सरप्लस एसेट्स हो सकते हैं जिनको कि मोनेटाइज किया जा सकता है। तो ये इवेल्युएट करेगा उन सेक्टरल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट एंटिटीज के एसेट्स को जिनको कि मोनेटाइज किया जा सकता है। रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये क्या बनेगी? एक नॉलेज का कहना चाहिए, एक हब बनेगा। किसके रिगार्डिंग? अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन, कि दुनिया भर में एसेट मोनेटाइजेशन किस तरह से हो रहा है, किस तरह की प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो इस सबको ये जो है एक रिपोजिटरी बनेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस की। तो ये इसके फंक्शंस होने वाले हैं। अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस की, तो वो क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो यही है कि अभी तक जो एसेट्स थे आपके, जहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा था, वहां से भी क्या होगा? आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। और आपको अगर याद हो तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार, उस पाइपलाइन के हिसाब से गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि 6 लाख करोड़ तक का जो है मोनेटाइजेशन हो सकता है। मतलब कि सरकार के पास इतना रेवेन्यू आ सकता है। अकेले इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में सरकार का क्या टारगेट है कि 1.62 लाख करोड़ का टारगेट है कि इतना पैसा हमारे पास आएगा थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। सेकेंड इज रिड्यूसेस बिजनेस प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का काम जो है बिजनेस करना नहीं है ना। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ये IMF कहता है। तो गवर्नमेंट भी उस पर चल रही है कि गवर्नमेंट अपनी जो प्रेजेंस है इन बिजनेस सेक्टर उसको रिड्यूस कर सके। तो जब सरकार के जो भी सरप्लस एसेट्स हैं वो मोनेटाइज हो जाएंगे, तो सरकार को जो है उन सेक्टर से बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी। तो सरकार की प्रेजेंस को भी कम करेगा। थर्ड इज अनलॉकिंग वैल्यू ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, इनकी बहुत सारी जमीनें, एसेट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। अब मान लीजिए रेलवेज है, तो रेलवे लाइंस के आसपास की जो जमीन होती है वो किसकी होती है? रेलवेज की होती है। अब वो अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है, तो वहां से रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। तो एक अनलॉकिंग होगी वैल्यू की, है ना। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके पास भी रास्ता खुलेगा कि अच्छा हम इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते थे, तो उसकी एक्चुअल जो इकोनॉमिक वैल्यू है, एक्चुअल जो रिटर्न आने चाहिए थे उन एसेट से, वो अब उन सेक्टरल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिलने शुरू हो जाएंगे। स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार क्या करना चाह रही है? बहुत सारे जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वहां से एग्जिट करना चाह रही है, निकलना चाह रही है ना। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, उनको सेल करती है किसी प्राइवेट कंपनी को, साथ ही साथ क्या करती है, जो उसकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कंट्रोल है, वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सरकार चाह रही है कि निकलने से पहले, एग्जिट करने से पहले जितना भी फायदा वो ले सकती है उसको लेना चाहिए। और फिर जब डील करेगी तो उस डील में भी बहुत सारे एसेट्स नहीं आएंगे कि कोई कहां पर है, कोई कहीं पर है। तो वो सारे एसेट से सरकार को क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू मिल जाएगा, और फिर सरकार को वहां से एग्जिट करने में भी हेल्प हो जाएगी। प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। मोनेटाइजेशन का हमने मतलब ही देखा कि जो आपके अनयूटिलाइज्ड या फिर अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं, उन्हीं से क्या करना है? आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। तो प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन तो आपका एसेट्स का हो ही जाएगा कि जो अभी तक अनप्रोडक्टिव पड़े हुए थे, जहां से कोई कैश, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, अब वहां से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन में भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा?
कि सरकार जो है इन सरप्लस एसेट्स को जब मोनेटाइज करेगी तो उसके पास रेवेन्यू आएगा, कैश आएगा, पैसा आएगा। उस पैसे को सरकार कहां पे लगाएगी? इन क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनडायरेक्टली ये क्या करेगा? इनडायरेक्टली फाइनेंस करेगा क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट काम जो है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है वो करने वाली है। अब लेकिन क्या इसके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है? बिल्कुल है। सबसे पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रेवेन्यू स्ट्रीम, कि कहां से रेवेन्यू आ सकता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, मान लीजिए रेलवेज ही है, तो रेलवेज अगर देखें कि हम कहां से पैसा कमा सकते हैं, हमारे कौन से एसेट्स हैं जिनको कि हम लीज पर दे सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं, या फिर हम इनको जो है डायरेक्टली बेच ही सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एसेट जो है आपस में लिंक्ड होते हैं, है ना। इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर पाना कि कहां से रेवेन्यू आ सकता है वो डिफिकल्ट है। सेकेंडली, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि इंडिया में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मान लीजिए कि किसी एंटिटी को आपने लीज पर दे दिया फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद सरकार 25 साल बोलती है कि नहीं, आपको रेंट तो जो है इसका बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है इसकी काफी इंक्रीज हो गई है, जबकि जो एग्रीमेंट में लिखा है वहां पर रेंट बढ़ाने का कोई क्लॉज नहीं है। तो सपोज कीजिए कि उस केस में उनके गवर्नमेंट और उस प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या हो जाए? डिस्प्यूट हो जाए। अब इंडिया में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज जो है वो 10 बार सोचती हैं कि क्या हमें इस मोनेटाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कल के दिन को कोई डिस्प्यूट हुआ तब क्या होगा? क्योंकि ऐसे डिस्प्यूट्स पहले आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप रोड्स का देखें, जो मॉडल होता हमारा BOT मॉडल था, उसमें ऐसे डिस्प्यूट्स बहुत आए। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक संकोच है, एक हेजिटेशन है प्राइवेट सेक्टर के मन में। लैक ऑफ क्लियर टाइटल्स, जो लैंड पार्सल्स हैं उसमें स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आएगी कि इंडिया में क्लियर टाइटल्स नहीं हैं। उसकी वजह से उनको मोनेटाइज कर पाना, उनको सेल कर पाना वो डिफिकल्ट हो जाता है। लो इंटरेस्ट अमंग इन्वेस्टर्स, किसके लिए लो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का? अगर बहुत दूर कहीं रिमोट एरिया में अगर आपका लैंड पार्सल है, रिमोट एरिया में अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई और नॉन कोर एसेट है, तो वहां पर इन्वेस्टर जाना पसंद नहीं करेंगे। वो करेंगे हम करेंगे क्या यहां जा करके, है ना। तो इस वजह से भी ऐसे रिमोट पार्सल्स जो आपके लैंड के हैं, बिल्डिंग्स के हैं, उनको मोनेटाइज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को जो है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू।